नदी तंत्र और उनकी नदियाँ, उसके बारे में जानते हैं कि कैसे सिंधु नदी तंत्र और उसकी नदियों से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सिंधु नदी को लेकर। पहले भी जो है हिमालय के बारे में आपसे विस्तार पूर्वक अध्ययन जो है किया गया था। आज समझते हैं सिंधु नदी के बारे में और आइए समझते हैं सिंधु नदी का विस्तार, कैसे उसकी सहायक नदियाँ हैं, कैसे ब्रह्मपुत्र नदी उसका भी उल्लेख किया गया है और सिंधु नदी समझौते के बारे में भी समझेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंधु नदी के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं कि सिंधु नदी ट्रांस हिमालय से निकलती है। सबसे पहला सबसे अच्छा प्रश्न कि सिंधु नदी हिमालय के किस भाग से निकलती है। तो आइए ट्रांस हिमालय, जो प्राचीन हिमालय है, सबसे पुराना हिमालय है, उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में आज पढ़ते हैं और चलते हैं सिंधु नदी की ओर। मानसरोवर झील का जो है एक हिमनद, ग्लेशियर या कहें बर्फ़ का पहाड़, उसी का नाम है चेमयुंगडुंग हिमनद या बोखरचू हिमनद। उसका अन्य नाम भी है बोखरचू हिमनद। आज के अध्याय में बहुत नए नए प्रश्न आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो बोखरचू हिमनद या चेमयुंगडुंग हिमनद जो है वहीं से जो है निकलती है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी देखियो कैसे निकलती है, लेह लद्दाख से होती हुई सिंधु नदी कश्मीर से होती हुई और नंगा पर्वत से होती हुई, नंगा पर्वत, जी हाँ, नंगा पर्वत से होती हुई और चली जाती है आपके पाकिस्तान में। पिछली बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि पुराणों में हिरण्य किस नदी को कहा गया है। पुराणों में हिरण्य, जी हाँ, बहुत अच्छा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। हिरण्य भी सिंधु नदी का ही नाम है। हिरण्य भी सिंधु नदी का ही नाम है। सिंधु नदी का नाम हिरण्य है। पाकिस्तान में सिंधु नदी जो है यहाँ से गुजरती हुई और बाद में चली जाती है अरब सागर में। सिंधु नदी का संगम या मुहावना कौन सा सागर है, तो वो सागर है आपका अरब सागर। सिंधु नदी में जो है कुछ नदियाँ मिलती है, जैसे श्योक नदी और सिगार नदी। यदि पूछता है कि भारत में सिंधु नदी में कौन सी नदियों का मिलन होता है, भारत में सिंधु नदियों में कौन सी नदियों का मिलन होता है, तो वे नदियां हैं शोक व सिगार नदियां, जो लेह लद्दाख की ओर सिंधु नदी से जा मिलती हैं। आइए जो है बहुत अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को समझते हैं। सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी जो लद्दाख व जास्कर श्रृंखला के मध्य है, लद्दाख व जास्कर श्रृंखला के मध्य है। इसी सिंधु नदी पर आपने पढ़ा भी होगा कि एक स्थल है जो प्राचीन काल का एक स्थल है, नाम है मोहनजोदड़ो। जी हाँ, सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो वो भी है सिंधु नदी के तट पर, मगर वो है पाकिस्तान में। अब परीक्षा में पूछा गया था कि पाकिस्तान के किस स्थान पर मोहनजोदड़ो है। जी हाँ, पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान में लरकाना जिले पर स्थित है, सिंधु नदी पर है मोहनजोदड़ो, एक प्राचीन स्थल। आइए जो है दूसरी नदियों का उल्लेख करते हैं। सिंधु नदी के बाद जो आपको नदियां पढ़ने के लिए मिलेंगी, उसमें एक अच्छी नदी है राक्षसताल से निकलने वाली, उसी का नाम है सतलुज नदी। जी हाँ, सतलुज नदी जो है निकलती है राक्षसताल से और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिपकिला दर्रे से होके भारत में प्रवेश करती है, नाम है सतलुज नदी। पुराणों में सतलुज नदी को क्या कहा गया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सतुद्री। जी हाँ, सतुद्री जो है सतलुज नदी का ही नाम है। देखिए, ट्रांस हिमालय से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। ट्रांस हिमालय से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जैसे आपका सिंधु, जैसे आपका सतलुज और जैसे आपका ब्रह्मपुत्र। हिमालय की नदियाँ 12मासी नदियाँ कहलाती हैं। हिमालय की नदियाँ 12मासी कहलाती हैं क्योंकि हिमनद के द्वारा में बहती है, ग्लेशियर जैसे पिघलते हैं और 12 महीने जल का स्रोत रहता है आपका हिमालय की नदियों में, मगर जो है वर्षा पर निर्भर रहती हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। इन नदियों को पूर्ववर्ती भी नदी कहा गया है, पूर्ववर्ती, क्योंकि टेथी सागर से पहले भी ये नदियाँ बहती थी। हिमालय के निर्माण से पहले भी ये नदियाँ बहती थी जब टेथी सागर था, और अब भी जो है उन्हीं नदी घाटियों में ये नदियाँ बहती है, तो इनका मार्ग नहीं बदला है, इसलिए पूर्ववर्ती नदी इनको कहा गया है। तो सतलुज नदी की बात करते हैं। सिंधु नदी को हमने पढ़ा कि श्योक व सिगार उसकी सहायक नदियाँ हैं।
शोक व सिगार उसकी सहायक नदियाँ हैं। लरकाना में, जी हाँ लरकाना में पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर ही है। और पुराणों में हिरण्य किसे कहा गया है? पुराणों में हिरण्य जी हाँ कहा गया है सिंधु नदी को। आइए समझते हैं कि राकसताल, राकसताल से निकलती है सतलुज। और ये प्रश्न परीक्षा में हाल ही में पूछा भी गया था कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे में होकर प्रवेश करती है। परीक्षा के प्रश्न यदि आपके समझ आते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। सिपकिला दर्रा, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को ही दर्रा कहा जाता है। और सिपकिला दर्रा से होकर प्रवेश करने वाली नदी का नाम पूछा गया था परीक्षा में, और उसी का आंसर है सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से बहती है, प्रमुख नदी है सतलुज। जी हाँ, आपने सुना भी होगा भाखड़ा नागल बांध, एक गुरुत्वीय क्षमता का बांध है भाखड़ा नागल बांध, और वो भी है किस नदी पर? वो भी है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी से बहुत अच्छे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सतलुज नदी पर ही है भाखड़ा नागल बांध। जी हाँ, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध। सतलुज नदी पर है के बराज है। सतलुज नदी पर ही गोविंद सागर झील है। और सतलुज नदी का सबसे अच्छा प्रश्न पूछा जाता है नाथपा झाकरी परियोजना। जी हाँ, नाथपा झाकरी परियोजना वो भी आपका सतलुज नदी पर है। और राजस्थान को पानी देने के लिए भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, वो भी सतलुज नदी पर बने एक बैराज हरी के बैराज से ही निकलती है। तो सतलुज नदी के सबसे अच्छे प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध वो भी सतलुज नदी पर है, हरी के बैराज, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर, ध्यान रखना, गोविंद सागर भी दो प्रकार की झीलें हैं। एक कृत्रिम झील जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, मगर गोविंद सागर हरी के बैराज झील वो सतलुज नदी पर भी है। इंदिरा गांधी सतलुज नदी से ही निकलती है, राजस्थान को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। जी हाँ, सर हिंद नहर जो हरियाणा के लिए जो है सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है, वो भी सतलुज नदी से ही निकली है। और सबसे अच्छी बात है नाथपा झाकरी परियोजना। यदि लेक्चर को अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा। नाथपा झाकरी परियोजना भी किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। लुधियाना किस नदी के तट पर बसा है? जी हाँ, लुधियाना भी बसा है सतलुज नदी के तट पर। और ये जो है भारत में प्रवेश करती है किस दर्रे से होकर? तो वो दर्रा है आपका सिपकिला। सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है, और वहीं से गुजरती है आपका सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है मिठनकोट के पास, ये मिठनकोट पाकिस्तान के पास, ये मिलती है सिंधु नदी में। आइए और भी नदियों की बात करते हैं। दो नदियों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगली नदी की ओर चलते हैं, और नदी है ब्यास नदी। जी हाँ, ब्यास नदी और रावी नदी। रावी नदी, पुराणों में बिपाशा किसे कहा गया है? पुराणों में बिपाशा कहा गया है ब्यास नदी को। जी हाँ, ब्यास नदी, बड़ा अच्छा प्रश्न आता है कि पोंग बांध भी ब्यास नदी पर है, पोंग डैम भी ब्यास नदी पर है, और ब्यास कुंड के पास से निकलती है। आप कहोगे कि ब्यास कुंड कहाँ है? ब्यास कुंड कहाँ है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा। जी हाँ, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से दो नदियाँ निकलती हैं, और एक नदी है रावी और एक नदी है ब्यास। रावी और ब्यास नदी के बारे में बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। रावी और ब्यास, अभी हाल ही पूछा गया था कि सतलुज और रावी के मध्य कौन सी नदी बहती है। जी हाँ, नदियों से प्रश्न जो है सोल्व करना बहुत जो है संघर्ष का प्रश्न है। सतलुज और रावी के मध्य बहती है ब्यास नदी, जो ब्यास कुंड और रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी भी निकलती है, और उसी के पास से निकलती है ब्यास नदी। और ब्यास नदी को ही पुराणों में, जी हाँ, पुराणों में कहा गया है बिपाशा। और रावी नदी जिसे पृश्नी भी कहा गया है पुराणों में, रावी नदी जिसे पृश्नी भी कहा गया है पुराणों में, थीन बांध उसी नदी पर है। और पृश्नी नदी का उल्लेख जो है आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है। पृश्नी नदी का उल्लेख पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है। और क्या पढ़ा है प्रश्न? बिल्कुल आप सत्य जो है जानते हैं कि इसी रावी नदी पर, इसी पृश्नी नदी पर ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो उल्लेख है दशराज्ञ युद्ध का, जी हाँ, सुदास और 10 जनों 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो भी पृश्नी नदी पर ही हुआ था। ऋग्वेद का 7वां मंडल
इसका बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख करता है। और उसमें किस राजा की विजय हुई थी? राजा सुदास की विजय हुई थी, जो भरत वंश से संबंध रखते थे। जी हाँ, रावी नदी का पुराणों में बहुत उल्लेख है और रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से हिमाचल प्रदेश के। आइए चलते हैं चिनाब नदी की ओर। चिनाब नदी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बड़ा लाचा दर्रा। पहले तो इन तीनों दर्रे की लोकेशन आप जान लीजिएगा। सिपकिला है, रोहतांग है और बड़ा लाचा है। तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं और तीनों से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। सिपकिला दर्रे का प्रश्न है कि इसी में प्रवेश करती है सतलुज नदी। रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं रावी और ब्यास। और बड़ा लाचा दर्रा, जी हाँ, बड़ा लाचा दर्रा। हाल ही का प्रश्न था कि चंद्रभागा किस नदी का नाम है? जी हाँ, चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा चिनाब नदी को कहा जाता है। चिनाब नदी वर्तमान में जो है सबसे करंट का मुद्दा बना हुआ है चिनाब नदी को लेकर। और चिनाब नदी से परीक्षा में प्रश्न ना आए ऐसा असंभव है। चिनाब नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहा गया है, जो बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा। और आइए जो है अगला प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है कि बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है चंद्रभागा, इसी को कहा जाता है। और चिनाब नदी, जी हाँ, वर्तमान का सबसे अच्छा प्रश्न है कि विश्व में नई आकृति वाला रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचाई पे रेल ब्रिज वो बनने जा रहा है आपका चिनाब नदी पर। तो ये भी सबसे अच्छा प्रश्न है। चिनाब नदी को पुराणों में अस्सी कनी कहा गया है। चिनाब नदी को पुराणों में क्या नाम दिया गया है? अस्सी कनी। किसका नाम है? तो अस्सी कनी नाम है किस नदी का? तो वो नदी है आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी की परियोजनाएं हैं, तीनों परियोजनाएं आपने ध्यान रखनी है। देखिए, बराबर में पाकिस्तान है और सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी किसी भी मुद्दे में पाकिस्तान से कम नहीं है। करारा जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक डटे हुए हैं सरहद पर। तो वही उसी मुद्दे को देखते हुए अपनी परियोजना भी ध्यान रखते हैं। चिनाब नदी पर भारत के जवान डटे हुए हैं कश्मीर में। तो लाल का मतलब सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। बगल में हार हो रही है पाकिस्तान की। जी हाँ, बगलिहार परियोजना बगल में हार हो रही है पाकिस्तान की। तो बगलिहार परियोजना है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती, अपने भारतीय सैनिक धूल चटा रहे हैं किसके? पाकिस्तान के सैनिकों को। तो दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर है और वो भी है जम्मू कश्मीर की एक महत्वपूर्ण परियोजना। तो चिनाब नदी की कुछ परियोजनाएं, 3 परियोजनाएं आपने ध्यान रखनी है। सलाल है, बगलिहार है और दुलहस्ती है। तीनों की तीनों जम्मू कश्मीर में है। और आइए चिनाब नदी को लेकर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं झेलम नदी की ओर। जी हाँ, झेलम नदी से सबसे अच्छा प्रश्न आता है कि शेषनाग झील जो कश्मीर की एक महत्वपूर्ण झील है, शेषनाग झील और वुलर झील। शेषनाग झील से निकलकर वुलर झील से निकलकर ये झेलम नदी पाकिस्तान में चली जाती है। इसी झेलम नदी को पुराणों में वितस्ता कहा गया है। जी हाँ, वितस्ता पुराणों में किसका नाम है? आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। ये झेलम नदी है, शेषनाग झील से निकलती है, कश्मीर की शेषनाग झील से निकलती है और इसे पुराणों में वितस्ता कहा गया है। जी हाँ, वितस्ता किस नदी का नाम है? तो वितस्ता पुराणों में झेलम नदी का नाम है। और झेलम नदी का सबसे अच्छा प्रश्न आता है कि किशनगंगा, जी हाँ, किशनगंगा कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है किशनगंगा। किशनगंगा एक हाल ही का प्रोजेक्ट भी चल रहा है भारत सरकार का, किशनगंगा परियोजना कश्मीर की इससे संबंधित है। किशनगंगा सहायक नदी है झेलम की। और इससे अगला प्रश्न आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि किशनगंगा को नीलम नदी कहा जाता है पाकिस्तान में। किशनगंगा को, जी हाँ, किशनगंगा वही नदी जिस पर भारत सरकार कश्मीर में परियोजना बना रहा है और किशनगंगा वही नदी जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान में किसको? किशनगंगा को। तो ये सारे प्रश्न झेलम नदी को लेकर ही पूछे जाते हैं। और करंट का सबसे अच्छा प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि आज़ाद पट्टन परियोजना, जी हाँ, पीओके क्षेत्र में
पीओके क्षेत्र में चीन की सहायता से झेलम नदी पर पाकिस्तान जो है गुस्ताखी के साथ एक परियोजना का निर्माण कर रहा है। उसी परियोजना का नाम है आज़ाद पट्टन परियोजना। जी हाँ, ऐसे पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खास पर्सन है कि आज़ाद पट्टन परियोजना पीओके में है। झेलम नदी पर पाकिस्तान और चाइना इस योजना पर निर्माण कर रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, एक एक पॉइंट को आपने समझा है। हिरण्य नदी की बात भी हुई है और पाकिस्तान में सभी की सभी नदियाँ मिठन कोट के पास जा मिलती हैं। 5 नदियाँ जो हैं मिठन कोट के पास जा मिलती है। पाकिस्तान में ये भी पूछा जाता है कि सिंधु से ये नदियाँ, जैसे आपका सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज नदी। जी हाँ, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज नदी। और सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सभी नदियाँ मिठन कोट स्थान के पास जा मिलती है पाकिस्तान में। इन पॉइंटों को समझकर आपने कुछ एहसास हुआ होगा, कुछ नए पर्सन आपको पढ़ने के लिए मिले होंगे। मगर इससे भी अच्छा पर्सन आप आइए समझते हैं, फैक्ट समझते हैं कि सिंधु नदी समझौता। जी हाँ, यदि आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी एक कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती उस नदी को कहा जाता है कि किसी भी जो है पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो जाए, जैसे हिमालय का निर्माण तो हो ही रहा है मगर उसने अपना मार्ग नहीं छोड़ा है। जैसे मार्ग पहले था सिंधु नदी का, लगभग 2880 किलोमीटर की यात्रा करती है और लेह लद्दाख और कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी कहलाती है। इसी को लेकर एक समझौता हुआ था जो जाना गया था सिंधु नदी समझौते के नाम से, और हुआ था 1960 में, 1960 में। आइए इस समझौते का जो है कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि सिंधु नदी समझौता। जी हाँ, सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य एक जल बंटवारे को लेकर। कैसे सिंधु नदी का जल जो है भारत इस्तेमाल करेगा और कैसे सिंधु नदी का जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। कराची में ये समझौता हुआ था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। और मध्यस्थता, हाँ, बड़ा अच्छा पर्सन है कि सिंधु नदी समझौते में जो 1960 में हुआ था, सितंबर के माह में हुआ था, मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। समझौते में हुआ था कि सिंधु नदी का 20% जल भारत इस्तेमाल करेगा और 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और दूसरी पॉइंट क्या रखा गया था, वो सबसे अच्छा पॉइंट है कि कुछ नदियाँ जैसे सतलुज और ब्यास और रावी, सतलुज, ब्यास, रावी के इस्तेमाल की जो है भारत को अनुमति मिली थी। पूर्णतः इसका जो है इस्तेमाल भारत करेगा। और जैसे चिनाब और आपका झेलम और आपका सिंधु, इनके पानी का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान करेगा। मगर ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के जल का 20% पानी इस्तेमाल करेगा भारत। ये बात कही गई थी सिंधु नदी समझौता 1960 में जो हुआ था। सारे पॉइंट जो है आपने अच्छी तरीके से समझे हैं। और झेलम को पुराणों में विविधता कहा गया है। जी हाँ, झेलम शेषनाग से निकली है और किशन गंगा उसकी सहायक नदी है। एक एक पॉइंट आपने समझा है। बाद में प्रैक्टिस सेट जब कराया जाएगा, ऐसे ऐसे पर्सन आएंगे मॉक टेस्ट में कि पार्वती किसकी सहायक नदी है। कुछ राज छिपे हुए हैं और बाद में मॉक टेस्ट में उनको आराम से निकाला जाएगा। आइए जो है अगली ओर चलते हैं और चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत जो है अच्छी नदी है। चेमयूंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी, अभी हाल ही में पूछा गया था कि वह नदी बताओ जो भारत में यू टर्न लेकर प्रवेश करती है। एग्जाम का लेवल हाल ही में बहुत खतरनाक है। देखिए, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी चलती है, 2 नदियां इस ओर चलती हैं, एक बड़ी नदी इस ओर चलती है, नाम है ब्रह्मपुत्र। मगर तिब्बत में से कहा जाता है सांगपो, तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। मगर अभी एक पर्सन और पूछा गया था कि यरलुंग जांगबो किस नदी का नाम है। जी हाँ, बहुत नए पर्सन आपको मिलेंगे। यरलुंग जांगबो भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, वो भी से तिब्बत में कहा जाता है। दिहांग, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। और जब अरुणाचल प्रदेश से ये नदी असम राज्य में आती है तभी इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम राज्य में।
यही ये नदी जो है एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है। माजुली द्वीप जिस पर जो है जनसंख्या भी रहती है, जो एक जिला भी है, और वहाँ पर माजुली द्वीप क्या है, कई नदियों से मिलकर बना है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र पर बना है असम राज्य में। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश वाले जो है ब्रह्मपुत्र का जो है नाम परिवर्तन करते हैं और इसको जमुना के नाम देते हैं। जी हाँ, जमुना किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है बांग्लादेश में। और जैसे जो है वृद्ध हिमालय से गंगा नदी जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, और गंगा नदी जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी को भी पद्मा नाम दिया जाता है। बांग्लादेश में दोनों नदियों का नाम परिवर्तन होता है। और कितना अच्छा बात है कि भाई पद्मा नदी और जमुना नदी जब मिलती हैं बांग्लादेश में, तब जो है संयुक्त नदी मेघना कहलाती है। संयुक्त नदी मेघना कहलाती है। और इसी के द्वारा विश्व का जो है अच्छा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, जी हाँ, सुंदरवन का डेल्टा जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा पर है, जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दलदली वन पाए जाते हैं, वो मेघना नदी द्वारा बना है। मेघना नदी द्वारा बना है। और मेघना नदी किस किस के मिलने से बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मतलब कहिएगा कि पद्मा और जमुना के मिलने से बनती हैं। तो नदियों के बारे में अच्छे प्रश्न हमने पढ़े हैं। सिंधु नदी समझौता, उसके बारे में भी हमने अच्छा उल्लेख किया है। यदि आप सिंधु नदी तंत्र को अच्छी तरीके से समझ गए हो तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक एक दर्रे से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको अच्छी तरीके से समझिएगा। धन्यवाद।